बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2019 का पेपर 3 करेंगे। और पेपर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जिनका ताल्लुक है वो सारे सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शन बी है वो हम करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन इंफॉर्मेशन विद यू कि अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ 2021 फेब, मार्च, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने सब कराए। तीनों अटेम्प्ट्स के पेपर 2020 के अंदर भी आपको ये जो तीनों अटेम्प्ट्स हैं उनके पेपर मिलेंगे और 2019 में ऑलमोस्ट फाइनल करने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको तीनों अटेम्प्ट्स के पेपर मिलेंगे। तो इट्स वेरी गुड रिसोर्स, सफिशेंट मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के टाइम मिले तो मैं मज़ीद जो पेपर्स हैं आपके वो भी कराऊँ। तो इसको ज़रूर जाकर देखें और इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, आपके कंसेप्ट हैं और आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स आपके अगर अच्छे नहीं भी हैं तो प्रैक्टिस से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप ऊपर बिल्ड हो जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, होपफुली इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई विद A+। क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करते हैं। कहता है जेरी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट यूजिंग मशीन बी, कि जेरी मैन्युफैक्चर्स करता है प्रोडक्ट को मशीन बी इसके पास है, उससे ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इसका चलता है। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कहता है टोटल एनुअल कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स, टोटल कैश जो इनफ्लो इसके पास आया इस सेल से वो 800,000 का है। और टोटल एनुअल कैश आउटफ्लोज पर कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो आउटफ्लो हुआ है वो इसका 416,000 है। तो ये आपने जो फरोख्त करी, सेल्स करी, वहाँ से पैसा आ रहा है और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपकी है उसमें जो पैसा कैश आउटफ्लो आपका हुआ। तो इन दोनों का रिलेशनशिप अगर देखें तो 416,000 को अगर डिवाइड कर दूँ इस 800,000 से एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 करूँ तो क्या आता है? %52। इसका मकसद है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 52% है मेरी सेल्स का। तो ये आप जहन में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 52% है आपकी। आपने रिलेशनशिप निकाल लिया। कहता है जेरी हैज़ डिसाइडेड टू परचेज ए न्यू मशीन एक्स। जेरी एक नई मशीन जो है खरीदेगा, इस डिसाइडेड, उसका नाम मशीन एक्स होगा। एट ए कॉस्ट ऑफ 600,000 और इसकी वैल्यू जो है वो 600,000 होगी टू रिप्लेस मशीन बी ऑन 1 Jan 2020। 1 Jan 2020 को ये रिप्लेस करेगा मशीन बी को और मशीन एक्स जो है उसकी कॉस्ट है 600,000। द न्यू मशीन विल हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू, कि कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। आफ्टर 3 years जब आप इसको डिस्पोज करने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और विदाउट हैविंग एनी वैल्यू। तो नो स्क्रैप वैल्यू, नो रेजिडुअल वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मशीन एक्स विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, के मशीन एक्स ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? ईच ईयर सेल्स विल बी 5% मोर देन द सेल्स इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के मुकाबले में सेल्स हर साल जो है 5% बढ़ेगी। तो सेल्स हमें दी भी 800,000। इस 800,000 को जो फर्स्ट ईयर है इसका मैं अगर 105% निकाल लूँ। अब पूछेंगे 105% क्यों? देखिए 105% इसलिए कि 100% तो ये है, 5% का इंक्रीज का मकसद है 100 पे 5 प्लस कर दें। तो 800,000 मल्टीप्लाइड बाई 105%, 840,000। ये 840,000 जो है ये ईयर 1 जो है उसकी सेल्स आ जाएगी। इसका फिर वही 105% निकाल लें तो ये ईयर 2 आ जाएगा आपके पास 882,000। और इसका अगर आप निकाल लें 105%,
ये आ जाएगा 926,100। ये आपके पास जो 3 इयर्स आपके हैं उनकी उनकी सेल्स आ गई, आपने इस तरीके से निकाल लिया है इसको। आगे देखें क्या कहता है ये। कहता है ग्रॉस मार्जिन विल इंक्रीज बाय 2% इन 2020 एंड दिस ग्रॉस मार्जिन विल देन रिमेन कांस्टेंट। कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका ग्रॉस मार्जिन 2% से इंक्रीज होगा। देखिए आपके पास दो तरीके होते हैं। ग्रॉस मार्जिन कब आता है आपके पास? ग्रॉस मार्जिन जब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। सेल्स तो उसने हमें बता दी है कि 5% से इंक्रीज हो रही है। रिलेशनशिप हमने निकाल लिया था। सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो एक्चुअली 52% थी आपकी टोटल सेल्स का। तो अब अगर क्या है कि ग्रॉस मार्जिन अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप क्या करें, कॉस्ट को कम कर दें 2% से। जब कॉस्ट को 2% से कम करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये जो 52% की परसेंटेज है, 52 परसेंटेज में से मैं 2% माइनस कर दूँ तो इसका मतलब है नई वाली जो परसेंटेज है, अगर मुझे ग्रॉस मार्जिन 2% से इंक्रीज करना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को 50% पर रखना पड़ेगा। 50% पर रखूंगा तो ग्रॉस मार्जिन मेरा प्रॉफिट 2% से बढ़ जाएगा। 50% जो है आप किस चीज़ का निकालेंगे? ये जो 840,000 है जो फर्स्ट ईयर था इसका आप निकाल लें 50%। इसका 50% निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 840,000 का 50% आप निकालें तो 420,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। जो सेकंड ईयर है आपका ये वाला, इसका 50% निकाल लें तो ये 50% 882,000। इसका 50% आपने निकाला तो 441,000। 441,000 ये आ गया। और थर्ड ईयर का 50% निकाल लेंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो पहले आपने सेल्स का 5% 105% करके वो इंक्रीज निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता है 2% से ग्रॉस मार्जिन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कॉस्ट पहले आपको पता था कि कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स वो 52% है। आपने इसमें से 2% माइनस कर दिया तो ग्रॉस मार्जिन आपका बढ़ जाएगा 2% से। तो 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल लें इस तरीके से। 926,100 मल्टीप्लाइड बाई 50%, 463,050। ये आपने निकाल ली। सिंपल लॉजिक है, मैंने आपको समझाया इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करके आप निकाल लें। आगे कहता है मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 3 इयर्स की दी हुई है। इसने 2020 की दी हुई है, 2021 एंड 2022 की दी हुई है। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल बी 120,000 पर ईयर। कि बाकी जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है डेप्रिसिएशन को निकाल के 120,000 होंगे। नंबर ए में कहता है कैलकुलेट फॉर मशीन एक्स। मशीन एक्स के लिए कैलकुलेट करें द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर। के नेट कैश फ्लो हुआ क्या कितना है हर साल। तो देखिए निकाल लें, इसका आसान है। आपको 3 इयर्स का निकालना है, 2020, 2021 एंड 2022। कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स। सेल्स देखें मैं अभी आपको निकाल कर आ रहा हूँ। मैंने सेल्स आपको 105% से निकाली थी। 840,000 फर्स्ट ईयर की, 882,000 और 926,100 अगेन कैलकुलेट करके आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मैंने आपको 50% निकाल कर दिखाई। 420,000, 441,000 and 463,050। इफ यू रिमेंबर 463,050 देखें आपने ऊपर निकाला था, देख रहे हैं आप सब निकाल के हमने कैलकुलेट करा। वही लिखते हैं उठा के। मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसने सवाल के अंदर आपको जो क्वेश्चन है उसी के अंदर दी हुई है। ज़िंदगी आसान है। 10,000, 20,000, 30,000 ये गिवन है। ये आपने यहाँ कैलकुलेट जो दी हुई थी वही लिख दिया। और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको 100। डेप्रिसिएशन तो कैश नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए उसको आप ना निकालें। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 120,000 अदर देन डेप्रिसिएशन दी हुई थी वो लिख दें उसके बाद। और ये जो सेल्स है इसमें से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दें। ये तीन आपको लग रहे हैं ये माइनस कर दें तो आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। देखिए 840,000 माइनस करें 420,000 माइनस करें इसमें से 10,000
माइनस करें इसमें से 120,000, व्हाट यू गेट 290,000। इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बड़ा आसान है, सिंपल। आपको सेल्स की एडजस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता होना चाहिए। अगला कहता है कि द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मकसद क्या होता है? पे बैक पीरियड का मकसद ये होता है कि जो कैश मशीन एक्स आप खरीद रहे हैं, मशीन एक्स की ख़रीदारी के अंदर 600,000 लग रहे हैं, कितने पीरियड के अंदर ये जो आपके पास पैसा है 600,000 ये वापस आ जाएगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको पे बैक पीरियड समझाऊँ तो पे बैक पीरियड का मकसद है पे बैक जो 600,000 खर्च हो रहे हैं ये कितने अरसे में पे बैक हो जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इसका भी बड़ा आसान है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। देखिए जो पहले साल का इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में कितना है आपके पास? 290,000 आया फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में कितना आ रहा है आपके पास? सेकंड ईयर में आपके पास आ रहा है 301,000। तो 290,000 प्लस 301,000, ये 2 सालों का मिला के 591,000 बनता है। तो 2 इयर्स में आपके पास 591,000 आ गए, लेकिन एक्चुअली आपके पास 600,000 का खर्चा है। तो 600,000 में से अगर मैं 591,000 माइनस कर दूं तो 9,000 आता है। 9,000 जो है, और थर्ड ईयर का इनफ्लो मेरा कितना है? 313,050। तो इस 9,000 को जो भी आपके पास बाकी बचे इसको आप डिवाइड कर दें थर्ड ईयर के इनफ्लो से 313,050 एंड मल्टीप्लाइड कर दें। साल में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं। इससे मल्टीप्लाई कर दें 9,000 डिवाइडेड बाय 350, 313,050 मल्टीप्लाइड बाय 365। 10.51। तो 10.51 का मकसद है आप इसको 11 कर दें उठा के 11 डेज। तो 2 इयर्स और 11 डेज आपको लगेंगे। आपकी समझ में आया कि 2 ईयर सिंपल है कैश फ्लो इनफ्लो। देखिए पहले साल में आपको ये पैसा मिला 290,000, इसको कर लें। सेकेंड ईयर में आपको 600,000 बराबर करना है आपको, कि 2 इयर्स में तो बराबर हो नहीं रहा है। इसे इसने बताया 600,000 में से 2 इयर्स, 2 इयर्स तो आपके पास ये आ गए दो, लेकिन 2 इयर्स के बाद 9,000 है तो प्लस कर दें इसमें 600,000 माइनस 591,000 एंड डिवाइडेड बाय 330। मैंने इसमें से इसको माइनस करके 9,000 को 313,050 से डिवाइड किया था, बात एक ही है। 600,000 में से 591,000 माइनस करके ब्रैकेट कर दें, डिवाइड कर दें 330 से। थर्ड ईयर का जो कैश नेट कैश इनफ्लो है उससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। तो 2 इयर्स 11 डेज, यानी 2 इयर्स 11 डेज में ये 600,000 जो मशीन एक्स पे आप खर्च कर रहे हैं ये आपके पास वापस आ जाएगा। इसे पे बैक पीरियड कहते हैं। आगे आ जाएं। आगे कहता है द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टू 2 डेसिमल प्लेसेस के अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि नेट इनकम निकालनी है। बड़ा सिंपल है। ये जो 3 इयर्स के जो कैश इनफ्लोज हैं इनको आप प्लस कर दें। 290,000, 301,000, 330,000, इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट आपको करनी है, वो है डेप्रिसिएशन की। बाकी तो देखिए सारे एक्सपेंस आपने माइनस करके नेट कैश इनफ्लो निकाला है, लेकिन जो टोटल डेप्रिसिएशन है आपका, डेप्रिसिएशन को आप माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब भी निकालेंगे तो प्रॉफिट से निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। ARR निकालने का तरीका है कि नेट एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो देखिए ये हम सवाल में पढ़कर आ रहे थे कि 3 इयर्स में ये मशीन ख़त्म हो जाएगी, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है हर साल ये 200,000 से डेप्रिसिएट हो रही है। तो टोटल
3 इयर्स का आप निकाल लें, जमा प्लस कर लें इनफ्लो को। इसमें टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो ये 600,000 ही टोटल डेप्रिसिएशन होगा, इसको माइनस कर दें तो टोटल प्रॉफिट जो 3 इयर्स में आपको मिला वो 304,050 हुआ। इसको आप 3 से डिवाइड कर दें ताकि आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाए। तो 304,050 को डिवाइड किया आपने 3 से तो 1,350 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जो मशीन है ये शुरू के अंदर भी 600,000 की है और इसकी कॉस्ट साल के एंड में भी, ईयर एंड पर भी 600,000 की रहेगी इसकी कॉस्ट। अब बुक वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी। तो जो ओपनिंग और एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ओपनिंग और एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास वही फिर उठा के 600,000 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास 300,000 आ गया एवरेज। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो कितनी करी है, 300,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपकी। और एवरेज इन्वेस्टमेंट को आप एवरेज प्रॉफिट से अगर डिवाइड करेंगे तो अकाउंटिंग एवरेज प्रॉफिट 101,350 था, इसको 300,000 से जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी है, क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 600,000 है तो ये कांस्टेंट है आपकी, ईयर शुरू में भी यही है एंड में भी यही है। तो इसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखें तो 300,000 की एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपकी। उससे आपने इसको एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया तो 33.78% ये आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है। तो पेबैक पीरियड जो है, पेबैक का मकसद है ये मशीन आपको 2 ईयर्स 11 डेज में ये पैसा वापस कर देगी। 33% इसका रिटर्न है आपका। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी। उसके बाद आगे कहता है स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द पेबैक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहलाता है। याद रखिएगा अभी जो हम सवाल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है कि इन्वेस्टमेंट को हम अप्रेज कर रहे हैं वेदर इट्स बेनिफिशियल और नॉट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करते हैं तो ये टेक्निक्स हैं जैसे पेबैक पीरियड देखें इसलिए आसान है कि नो कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है। कोई लेमैन भी इसको इत्मीनान से कर सकता है। तो इजी कैलकुलेशन है, आपको इंडिकेटर दे देता है और रफली समझने में आसानी होती है कि भाई कितना हाउ मच टाइम विल इट बी टेकन, कि कितना वक्त लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को वापस आने में। इजी टू कंप्यूट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आदमी आराम से समझ लेता है। गुड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग एट रैंडम देखने के लिए, गुड स्क्रीनिंग, गुड आप इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए एक अच्छा मेथड है, टूल है कि आप पूरी तौर पे स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं कि जाना भी चाहिए, इस पर इंटरेस्ट भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गुड फॉर बिजनेस विच रिक्वायर्स शॉर्ट टाइम टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। वो जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट को वापस देखना चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल जाए, उनके लिए बेहतर है। डजंट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट एलिमेंट को ये इग्नोर कर देता है। यही इसका डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें पता नहीं चलता क्योंकि इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। हम पैसा हो सकता है हम लोन लेके ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर रिटर्न से हमें उसे टाइम वैल्यू को देखना पड़ता है, वो इसमें नहीं आता। डजंट कंसिडर कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड। और ये फिर क्योंकि पेबैक पीरियड रुक जाता है, जैसे अभी हमने देखा 2 इयर्स 11 डेज पे आगे हम रुक गए, तो आगे के कैश फ्लो को फिर नहीं देखता ये, कैलकुलेशन में नहीं आ रहे होते हैं, कैलकुलेशन यहीं पर रुक जाती है कि प्रोजेक्ट्स में हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज। प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट 6 मंथ्स के अंदर कुछ आपको इनफ्लो हो रहे हैं, अगले 6 मंथ्स में चेंज हो रहे हैं, तो ये समटाइम्स जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर डिफरेंट किस्म के पैटर्न आ रहे हैं। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इसके जो हमने देखे। और आगे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है जेरीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, यानी 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि अगर ये बोरोइंग करने जाएगा, पैसा बैंक से लेता है तो इसे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसकी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल असल में एक टर्म है जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनती है। लाइक डिबेंचर्स आप देख लें, जितने भी जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये पैसा इसको मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, तो ये पब्लिक से डिबेंचर्स
दे के इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लेता है, तो उन तमाम की जो 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 जिस जिस जितने भी इंटरेस्ट ये दे रहा है उसकी डिफरेंट परसेंटेजेस हो सकती हैं। हो सकता है कोई बैंक आपको ज़्यादा के ऊपर दे रहा है, कोई बैंक कम पे दे रहा है, डेबेंचर का रेट कुछ और है आपका। तो उन तमाम रेट्स का जब एवरेज निकालते हैं तो उसे असल में एक्चुअली ऑन सबको मिला के जब कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। द रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स इसके ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 है, ईयर 2 का 0.826 है एंड ईयर 3 का डिस्काउंटेड फैक्टर 0.751 है। कि ये 3 सालों में ये इंटरेस्ट के रेट हैं कि ईयर 1 से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ईयर 1 के ऊपर मुझे अगर 1000 रुपीज़ मिलने हैं, मिसाल के तौर पर उसको मैं अगर 0.909 से मल्टीप्लाई करूँ तो 909, इसका मतलब ये जो आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि 1 साल के बाद जो 1000 रुपीज़ आपको मिलेंगे, आज की उनकी जो आज की डेट के ऊपर उनकी पोजीशन 909 है। या इसको उल्टा कर लेते हैं कि 909 अगर मेरे पास डॉलर मौजूद है और उसे बैंक में मैं डिपॉजिट कराऊँ तो उस पर इंटरेस्ट मुझे 9.909% के हिसाब से मिलता है। तो 9% के हिसाब से मुझे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसमें प्लस करूँगा तो ईयर एंड के ऊपर मेरे पास $1000 होंगे। तो रिवर्ट वर्किंग हम कर लेते हैं, इसे डिस्काउंटेड फैक्टर कहते हैं। मैंने सिंपल लफ्ज़ों में समझाया है कि 1000 रुपीज़ जो ईयर वन पे आपको मिलेंगे, आज उनकी वैल्यू क्या है। तो इन फैक्टर्स है जब हम जैसे सेकंड ईयर में हमारे पास जो कैश इनफ्लो हो रहा है, नेट कैश इनफ्लो हो रहा है, उसको अगर मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा 0.826 से, तो मुझे आज की डेट के ऊपर पता चलेगा कि 2 साल के बाद जो पैसा मुझे मिलने वाला है उसकी आज की डेट के ऊपर वैल्यू क्या है। इसे प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट कहते हैं। और कहता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ मशीन एक्स की आपको करनी है। तो डिस्काउंट फैक्टर को सिंपल जो नेट कैश इनफ्लो है उससे मल्टीप्लाई कर दें। ईयर ज़ीरो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट का ईयर है वो ज़ीरो रखिएगा। इसमें डिस्काउंटेड फैक्टर हमेशा 1 होता है। 600,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज ही की डेट पे बैठ के हम ये देख रहे हैं, तो आज की डेट पे 600,000 का हमारा आउटफ्लो है। ईयर 1 के अंदर ये तीनों सालों के 3 इयर्स के डिस्काउंटेड फैक्टर जो दिए हुए थे उनको यहाँ लिख दें, और 3 इयर्स का जो नेट कैश इनफ्लो है, नेट कैश इनफ्लो कौन सा है, देखिए नेट कैश इनफ्लो वो है जो अभी हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं, ये वाला। इसमें डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं कीजिएगा। ये नेट कैश 290,000, 301,000, 313,050, ये तीनों आपने यहाँ लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ये प्लस आ गया, ये माइनस साइड है और ये प्लस है। तो आपके प्लसेस देखें ज़्यादा हो गए हैं, माइनस कम है, इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस के अंदर आई आपकी 147,337। ये इसका मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू के आज की डेट के ऊपर वो मशीन जो नेट कैश इनफ्लो मुझे 3 इयर्स में ये मिलने वाले हैं, इसको अगर आज की डेट के ऊपर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं आज की डेट पे मेरी ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अच्छी है, क्योंकि मैं प्लस के अंदर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर माइनस हो जाती है तो इसका मकसद है कि ये इन्वेस्टमेंट बेहतर नहीं है। तो यहाँ प्लस में है, देखिए 263,000 इसमें प्लस कर दें, बल्कि ये प्लस हुआ भी है ऊपर आई थिंक, ये 904,050, लेकिन नहीं वो तो स्प्रेड प्लस था। आप प्रेजेंट वैल्यू को प्लस करें, 263,610, 240,000, 248,626 प्लस 235,101, 747, 337। लेकिन ये प्लस हो गया और ये माइनस की 600,000 है, माइनस करा तो इसीलिए प्लस का 147,337। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में है। प्लस का मकसद होता है कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेबल है, बल्कि बेहतर है कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट पे प्लस आ रही है। आगे आ जाए, आगे कहता है एडवाइस जेरी whether or not he should purchase machine X, justify your answer using 2 financial and 2 non-financial factors। के 2 फाइनेंशियल फैक्टर्स, 2 नॉन फाइनेंशियल। तो अपेरेंटली तो देखें अच्छा है, क्योंकि आप देखें 3 इंडिकेटर्स हमने निकाले। पेबैक पीरियड 2 इयर्स, 11 डेज हमने निकाला,
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी 33 पॉइंट समथिंग बनता है, आई थिंक हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं 33.78%, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी प्लस आ रही है। तो तीनों इंडिकेटर बेहतर है। मशीन एक्स शुड बी परचेज बिकॉज इट हैज़ a positive net present value, the payback is less than the useful life of the machine। मशीन की लाइफ 3 इयर्स है, और 3 इयर्स से पहले ही हमारे पास 2 इयर्स 11 डेज में ये पैसा पूरे का पूरा रिकवर हो जाएगा जो हमने लगाया। द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 10% है, जबकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 33% बनता है। तो तीनों इंडिकेटर प्लस है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज बेटर, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है। द मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लोअर देन द मशीन बी। ये एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि मशीन बी की मेंटेनेंस कॉस्ट हमें दी हुई नहीं है, लेकिन जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मशीन बी से कम होनी चाहिए, ये देखना पड़ेगा हमें। मशीन एक्स में है वे पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें होती हैं वो इन्वायरमेंटल फ्री होती है, एमिशन वगैरह उस पर कंट्रोल्ड होते हैं, तो हो सकता है ये में है वे पॉजिटिव, क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि ये पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन इन्वायरमेंटल इफेक्ट आप जरूर देखें कि वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। देयर मे बी एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड विद मशीन एक्स। ये आपको देखना पड़ेगा कि मशीन एक्स की ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये इसके फैक्टर है। ये मशीन ट्रेनिंग वाला एलिमेंट हो गया पॉजिटिव। नॉन फाइनेंशियल ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो मैंने बताया इसको आप देख लें, ये नॉन फाइनेंशियल है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेटर होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मिलके इसके टोटल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आपके आ गए। और ये जो इन्वायरमेंट वाला है, देखिए ये नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इन्वायरमेंट ही अगर आपका पोल्यूशन की तरफ जा रहा है तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये आप फैक्टर देख लें। ट्रेनिंग कॉस्ट देख लें कि ट्रेनिंग कॉस्ट इसमें शामिल है या नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कंप्लीट करा। इसमें अच्छा है, मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक सारी डिस्कस हुई है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।